हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरटीए क्लासेस में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमारे देखा था इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में जिसको डाले थे, उसमें हमारा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और हमने दो वैज्ञानिकों पर डिस्कस किया था। एक थे हमारे जिनका प्रयोग था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव संबंधी आर्स्टेड का प्रयोग, और दूसरा आज जिसको प्रयोग कराने जा रहे हैं वो है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रयोग। आखिर में प्रयोग था क्या? ये प्रयोग था क्या? तो प्रयोग ये था कि जो आर्स्टेड थे, आर्स्टेड ने ये बताया कि यदि कोई चालक है, देखिए ये कोई चालक है और इस चालक में यदि हम आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, इस चालक में यदि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के प्रवाह के कारण इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए इस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद इनके बाद के एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था माइकल फैराडे। देखिए जिनका नाम था माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे ने यह कहा कि यदि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत धारा तो भी उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए उन्होंने अपना एक प्रयोग दिया जिसको हम फैराडे के प्रयोग के संबंध में जानते हैं, और उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण को थोड़ा बता देते हैं। देखिए क्या होता है। प्रेरण मतलब होता है उत्पन्न होना। प्रेरण मीन्स क्या होता है? उत्पन्न होना। चुंबकीय मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत का मतलब होता है विद्युत धारा। अब समझिए पूरा डिफिनेशन आपका इसी में छिपा हुआ है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर से सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इस घटना को सिद्ध करने के लिए फैराडे ने क्या किया? अपना निम्न प्रयोग किया जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है थोड़ा देखिए इधर। ये देखिए ये हमारा कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से हमारी ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। देखिए इस पृष्ठ से हमारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है, उसको मान लेते हैं हम ए है, और इसकी जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है वो मान लेते हैं बी है। अब देखिए समझेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। देखिए ये हमारा पृष्ठ है और ये हमारा चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये हमारे यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए अब लिखेंगे कैसे, चुंबकीय फ्लक्स को समझेंगे कैसे। ये हमारा पृष्ठ है, तो जब किसी पृष्ठ के लंबवत, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, लंबवत गुजर रहा है, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं हमारा पृष्ठ ऐसे है, ठीक, और इसी पृष्ठ से इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। जब ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी तो थोड़ा ध्यान से देखिए इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। पूरा लंब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लंब पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो वही बात कहने वाले थे हम कि बात यह है कि जब किसी पृष्ठ के लंबवत, यानी कि लंबवत गुजर रही हैं, जब किसी पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं तो इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को कहते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इससे प्रदर्शित करते हैं फाई से। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका डिफिनेशन समझ लीजिएगा। किसी पृष्ठ के लंबवत
किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक तो बात क्लियर है। अब आगे देखिए, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की जो क्षेत्रफल है वह क्या है? ए है, तथा जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, वो हमारा क्या? बी है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स के लिए सूत्र क्या बनेगा? एफ बराबर हो जाएगा बी इंटू ए। अब देखिएगा, जहां बी बराबर हमारा होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर आपका है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और ए बराबर जो है हमारा वह है पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए, यदि थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाए, पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाती हैं, थीटा कोण बनाए, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स जब थीटा कोण बनाएंगे तब चुंबकीय फ्लक्स देखिए क्या होगा, तब होगा फाई बराबर बी इंटू ए इंटू कास थीटा। देखिए, यदि ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनके साथ थीटा कोण बनाती हैं, तब हमारा सूत्र क्या होता है? बी बराबर फाई बराबर बी इंटू ए कास थीटा। अब बात यह है कि कास थीटा जो है वह इसका वैल्यू कब पुट करते हैं कि हमारा जो फाई है चुंबकीय फ्लक्स का मान मैक्सिमम हो जाता है, और कब चुंबकीय फ्लक्स का मान मिनिमम होता है। देखिए, ऊपर देखते हैं, चलिए ऊपर इधर देखते हैं। यहां पर देखिए, पहला क्या है? यदि चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं, लंबवत मतलब थीटा बराबर 90 अंश के कोण पर जब गुजरेंगी, कितना कोण बनाएंगे? 90 अंश। जब 90 अंश का कोण बनाएंगी तब यह लंबवत गुजरेंगी। उस कंडीशन में देख लेते हैं मान क्या होगा चुंबकीय फ्लक्स का। देखिए, फाई बराबर सूत्र क्या था? बी ए कास 90 डिग्री, जबकि हमको पता है कास 90 डिग्री का जो मान होता है वह 0 होता है। तो हो जाएगा फाई बराबर बी ए कास 0 रखेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा 0। जब फाई का मान 0 हो जाएगा तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसा होगा? न्यूनतम होगा, कम होगा, ठीक। दूसरा देखिए, यदि समांतर गुजरती हैं, यदि चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्र के समांतर गुजरती हैं, जब समांतर गुजरेंगी तो थीटा बराबर आएगा 0 अंश, और कास 0 अंश का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। रखते हैं मान, फाई बराबर हो जाएगा आपका बी ए कास 0 अंश। कास 0 अंश का मान 1 का गुणा करेंगे तो फाई बराबर बचेगा क्या? बी इंटू ए। अब देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? अधिकतम होगा।
बस यही चीज है, यही दो चीज है इसमें। तो क्लियर हुआ आपका चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे फैराडे का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रयोग, फैराडे का प्रयोग। जैसा कि हम बताए थे पहले वीडियो में कि जो फैराडे थे उन्होंने देखा कि अरेस्टेड कर रहे हैं कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान ले रहे हैं हमारा चालक है और इस चालक में जैसे ही धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो उन्होंने एक प्रयोग के थ्रू समझाया कि चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अरेस्टेड बताए। लेकिन कुछ समय बाद फैराडे आए और फैराडे ने कहा कि यदि चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा भी तो धारा उत्पन्न हो सकता है। इसी को कहा गया फैराडे का प्रयोग, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का प्रयोग। और हम पहले बताएं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चुंबक के प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब फैराडे का प्रयोग देखते हैं, निम्न प्रयोग इन्होंने दिए। पहला प्रयोग इनका क्या था, देखिए फैराडे का पहला प्रयोग क्या था कि उन्होंने एक कुंडली लिया। एक कुंडली कैसा था, तो तांबे के अनेक तार, इसमें तांबे के अनेक तार लपेटे हुए थे और इस तांबे के अनेक तार के द्वारा एक कुंडली का निर्माण हुआ था। इन्होंने एक कुंडली लिया सर्वप्रथम और इस कुंडली में उन्होंने एक धारामापी लगा दिया। देखिए ये धारामापी की सुई है, इसको कहते हैं धारामापी। धारामापी का सुई, धारामापी को लगा दिया, धारामापी की सुई है ये। और कुंडली के पास उन्होंने एक चुंबक ला करके रखा, चुंबक के यन सिरों को रख दिया, देखिए, और ये यस सिरों को रखा। पहला प्रयोग, पहला प्रयोग, पहले पॉइंट में उन्होंने देखा कि कुंडली को रखे हैं और कुंडली के पास हमने चुंबक का यन सिरा रखे हैं, तो देख रहे हैं कि धारामापी जो है, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय क्या है कि जो हमारा चुंबक है यह भी क्या है, स्थिर है। बात को ध्यान से सुनिए, कुंडली भी स्थिर है, चुंबक भी स्थिर है। जब दोनों स्थिर हैं, कोई एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहा है, तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा, अर्थात धारा बहेगा तभी तो विक्षेप होगा। तो इसमें कोई धारा नहीं बह रहा है, इसका मतलब इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा। देखिए लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि जब कुंडली व चुंबक के सापेक्ष कोई गति नहीं होता है, कोई गति नहीं होता है, तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, अर्थात कोई धारा नहीं बहता है, धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। देखिए बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। जब दोनों स्थिर हैं तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई धारा नहीं बह रहा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, कुंडली को ऐसे लिया, कुंडली आपकी वही है, देखिए ये देखिए कुंडली, ये आपका धारामापी, ठीक। देखिए और ये जो रखा गया था पास चुंबक, इसके दो ध्रुव हैं, एन और यस ध्रुव है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही इस चुंबक को आगे बढ़ाया जाता है कुंडली की तरफ, अब देखिए गति करा रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ाते हैं किसको, चुंबक को। दूसरा में उन्होंने किया कि कुंडली को वैसे ही रखा और चुंबक को जैसे ही आगे बढ़ाए, तो जैसे ही उन्होंने चुंबक को आगे बढ़ाया तो यह देखा कि धारामापी में एक विक्षेप हो रहा है। और विक्षेप किधर हो रहा है कि यदि कुंडली, ध्यान से समझिएगा, कुंडली की तरफ यन सिरा बढ़ता है, चुंबक का
यन सिरा कुंडली की तरफ बढ़ता है तो विक्षेप किधर होता है, दक्षिण दिशा में होता है। कहाँ होता है, दक्षिण दिशा में। इसको ध्यान से समझिएगा। कुंडली के यन सिरे को, ये मान लेते हैं हमारा इसे कुंडली रखा गया है, देखिए कुंडली रखा गया है और ये चुंबक है, चुंबक का यन सिरा। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो विक्षेप होता है, विक्षेप किधर होता है, दक्षिण दिशा में, ठीक, दक्षिणावर्त में। तो दूसरा उन्होंने यह देखा कि जब कुंडली के तरफ चुंबक को बढ़ाते हैं तो धारामापी में विक्षेप होता है, विक्षेप होता है। और विक्षेप किधर होता है, तो दक्षिणावर्त दिशा में होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, विक्षेप कहाँ होता है, दक्षिणावर्त दिशा में। और क्यों होता है, रीजन तो हम बताए हैं। जब कुंडली के उत्तरी ध्रुव को, इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर गति कराएंगे तो विक्षेप दक्षिण दिशा में होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट फैराडे ने यह किया कि इस तरह से कुंडली लिया, कुंडली आपकी वही है, देखिए, और उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को कुंडली से दूर ले गए। देखिए कुंडली से कहां ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। जब दूर ले जा रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो विक्षेप पहले दक्षिण दिशा में होता था वह विक्षेप अब कहाँ हो रहा है, वामवार दिशा में हो रहा है, सिर्फ उसके अपोजिट दिशा में हो रहा है। तीसरे उन्होंने ये देखा कि जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं, कुंडली से दूर ले जाते हैं तो विक्षेप, ठीक है, तो विक्षेप वामवार दिशा में होता है, वामवार दिशा में होता है। ये 3 चरणों में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब कहने का मतलब है, इस पूरे कहानी का सार क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष पर थोड़ा ध्यान दीजिए। निष्कर्ष क्या निकला इनके इस एक्सपेरिमेंट का, देखिए निष्कर्ष क्या था, तो बात को समझिएगा। पहला क्या है, चुंबक और कुंडली स्थिर है तो कोई धारा नहीं बह रहा है, इसका मतलब कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। जैसे कुंडली के तरफ चुंबक को गति कराते हैं तो निश्चित दिशा में विक्षेप होता है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर बढ़ता है तो विक्षेप कहाँ होता है, दक्षिणी दिशा में। तीसरा पॉइंट क्या है कि चुंबक को जब कुंडली से दूर ले आते हैं तो यह विक्षेप कहाँ होता है, वामवार दिशा में। पूरे कहने का मतलब क्या है कि जब चुंबक स्थिर हो रहा है तो कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है, धारा में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, यानी कि धारा ही नहीं बह रहा है। और जैसे इस चुंबक को या तो आगे ला रहे हैं या तो पीछे ला रहे हैं, इसका मतलब गति करा रहे हैं, तो हमारा क्या उत्पन्न हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रहा है, तभी तो विक्षेप हो रहा है, सुई में तभी तो विक्षेप हो रहा है। अब कहने का मतलब क्या है कि जब देखिए कहानी समझिए, ये हमारा कुंडली है, अब यहीं पर समझिएगा, ये हमारा कुंडली है और ये हमारा चुंबक है, गति करा रहा है। जब गति करा रहा है तो हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं इस तरह से, इस तरह से। तो चुंबक है, चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और निकलने के बाद इस कुंडली में प्रवेश करती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संख्या में परिवर्तन होता जाता है। देखिए आगे बढ़ा रहे हैं तो संख्या में परिवर्तन हो रहा है। मान ले रहे हैं पहले 1 रेखाएं कुंडली में प्रवेश कर रही हैं, बाद में 2, 3, 4, 5 संख्या में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यही उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत धारा। ये किसके प्रभाव से उत्पन्न होता है, तो विद्युत वाहक बल के प्रभाव से, विद्युत वाहक बल।
प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रभाव से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, क्योंकि लगातार चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। पहले 3 गुजर रही, 1 गुजर रही है, 2 गुजर रही है, 3 गुजर रही है, 4 गुजर रही है, 5 गुजर रही है, परिवर्तन लगातार हो रहा है ना, आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब दूसरी बात क्या है कि दूर ले जा रहे हैं तब भी पीछे हो रहा है। समझिएगा, जैसे यहां पर समझिए, अब देखिए इधर मान ले रहे हैं हमारा चुंबक है और चुंबक को अब कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। जब दूर ले जा रहे हैं तो चुंबकीय रेखाओं में भी तो कमी होगा। पहले जो 1 2 3 4 5, पहले 5 गुजर रहा था, अब कितना गुजरेगा? 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, लगातार जब कमी होता जाएगा धीरे धीरे, तो कमी होने के कारण भी तो धारा उत्पन्न होगा, तभी तो विक्षेप हो रहा है। इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है। जब जब परिवर्तन होगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कुंडली से बद्ध, तब तक हमारा धारा उत्पन्न होगा, तब तक विक्षेप उत्पन्न होगा। यदि कुंडली के पास चुंबक स्थिर हो जाता है तो कोई चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं फैराडे के प्रयोग में। आगे इससे रिलेटेड वीडियो आएगा, जो फैराडे के नियम क्या है उनके बारे में सब बताया जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करिए। ठीक है।